हाय एवरीवन, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। डिटर्मिनेंट की कुछ हमने बात की थी, उसके बाद हमने पढ़ा था माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, उपसारणिक क्या होता है, सहखंड क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि गुणधर्म क्या है, सहखंडों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। तो ये हम बेसिक चीजें 2 लेक्चर में देख चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है 3rd लेक्चर, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिकों के गुणधर्म। तो बेसिकली हमें जो सारणिकों के गुणधर्म पढ़ने वो 6-7 है, लेकिन आज हम केवल और केवल 3 लेंगे और 3 से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, सारणिक की जो पहला गुणधर्म है वो क्या बोलता है, सारणिक की सभी पंक्तियों अथवा सभी स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दिया जाए। मतलब जो कॉलम है उसे रो बना दूं और जो रो है उसे कॉलम बना दूं। लेकिन किसकी बात कर रहा है, सभी की बात कर रहे हैं। सारणिक की सभी पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई चेंजेस नहीं आता। इफ ऑल रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है। तो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रॉपर्टी, उसके बाद मैं जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो आपको लिखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए डिटर्मिनेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने एक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ये जो डिटर्मिनेंट है वो कितना, या इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3x3, ये सब हमको पता है। चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या है, इसमें रो 1, ये क्या है, इसमें रो 2, ये क्या है, इसमें रो 3। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, कॉलम 1, ये क्या है, कॉलम 2, ये क्या है, कॉलम नंबर 3। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3। तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट था वो क्या बोला, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 कि सारणिक की सभी पंक्तियों अथवा सभी स्तंभों को, अब जो भी प्रॉपर्टी लगेगी तो जो प्रॉपर्टी पंक्तियों में लगेगी वही प्रॉपर्टी स्तंभों में लगेगी। तो जब भी मैं 6-7 प्रॉपर्टी आगे भी पढ़ेंगे तो हमेशा या स्तंभों की बात करूंगा, ठीक है। तो सारणिक की सभी पंक्तियों अथवा सभी स्तंभों को मैं परस्पर इंटरचेंज कर लूं तो सारणिक के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। If the rows and columns of determinant are interchanged, the value of determinant remains unchanged। यही है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 क्या, अगर मैं एक नया डेल्टा बनाऊं, कैसे, सभी रोज को क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, किससे, कॉलम से। मतलब R1 को भी कॉलम 1 से, लेकिन करस्पॉन्डिंग। तो R1 को कर दिया C1 से, R2 को कर दिया C2 से, R3 को कर दिया C3 से। तो क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट, ये रो 1 थी, ये बेसिकली रो 1 थी, इसको क्या कर दूं, उठा के कॉलम बना दूं। तो A1 B1 C1, ये जो R2 थी उसको उठा के क्या बना दूं, C2 A2 B2 C2, ये जो R3 थी उसे उठा के क्या बना दूं, कॉलम नंबर 3, मतलब A3 B3 C3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो जो दोनों की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, सेम। मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है तो नया हमने डिटर्मिनेंट बनाया उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, डेल्टा के बराबर। तो बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर ये बोलती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को यदि आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब आपस में एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो आपको ये एग्जांपल लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अभी हमने जो देखी पहली प्रॉपर्टी वो थी सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों के लिए। अब सारणिक की जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुणधर्म है, वो क्या बोलता है, सारणिक की किन्हीं 2 पंक्ति, ध्यान से समझिएगा, सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों अथवा किन्हीं 2 स्तंभों को, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो अगर रो में लग रही है तो पक्की बात है वो कॉलम में भी लगेगी। तो सारणिक की कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम
को यदि आपस में इंटरचेंज्ड कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो सारणिक की वैल्यू थी उसके आगे जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। अगर सारणिक की वैल्यू है -2 तो +2 जाएगी, अगर +3 है तो -3 हो जाएगी। तो सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। क्या बोल रहा है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 का एग्जांपल ले रहे हैं हम। मैंने एक डिटर्मिनेंट मान लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब क्या बोल रहा है, किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को, लेकिन अगर कर रहा हूं तो या तो पंक्तियों को रिप्लेस करूंगा या स्तंभों को करूंगा। सबसे पहले मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं, पंक्ति को कर लेता हूं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, c1 c2 c3। तो मैं कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर देता हूं। मान लीजिए मैं कर रहा हूं R1 को रिप्लेस कर रहा हूं किसके साथ, R3 के साथ, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2। तो जो नया डेल्टा डैश आएगा वो क्या आएगा, R1 को रिप्लेस कर रहा हूं R3 के साथ। क्या R2 में चेंजेस किया, क्या नहीं किया, तो R2 को तो मैं पहले लिख देता हूं एज इट इज A2 B2 C2। R3 हो गई R1 और R1 क्या हो जाएगी R3, क्योंकि R1 को रिप्लेस कर दिया मैंने R3 के साथ। तो ये R1 थी, ये कहां जाएगी नीचे, और ये R3 है वो चल जाएगी ऊपर। तो ये हो जाएगा A3 B3 C3 और ये हो जाएगा A1 B1 C1। तो जब ऐसा करूंगा तो जो सारणिक की वैल्यू थी, वैल्यू क्या थी पहले डेल्टा, अब वो हो जाएगी माइनस का डेल्टा। बस इतना सा फर्क आएगा। अगर ये वैल्यू होती -2 तो माइनस ऑफ -2 +2 आ जाता। चलिए एक बार कॉलम से कर लेते। मान लीजिए मैं रिप्लेस कर रहा हूं C1 को C2 के साथ, ठीक है। तो जो नया डेल्टा बनाया मैंने, जो नया डेल्टा बनाया वो क्या आएगा, C1 और C2 को रिप्लेस कर रहा हूं, C3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो यहां आ जाएगा B1 B2 B3 A1 A2 A3। तो इस कंडीशन में भी जो सारणिक की वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, वो पुराने डिटर्मिनेंट की वैल्यू के आगे साइन चेंज हो जाएगा। अगर +2 है तो -2, -3 है तो +3, बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सारणिक की कोई भी दो पंक्ति अथवा कोई भी दो स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान सारणिक के मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। क्लियर है यहां तक। अभी इस पे बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं अच्छे, लेकिन एक बार आपको पूरी प्रॉपर्टी में इजीली समझा दूं। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की बारी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां अथवा कोई भी दो स्तंभ, सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां अथवा कोई भी दो स्तंभ समान होने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी रो और कोई भी कॉलम, कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम की यदि सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम, तो उस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 व्हेन टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। चलिए क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का एग्जांपल। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहां भी लिख दिया मैंने A1 B1 C1। ध्यान देना R1 में एलिमेंट क्या है, A1 B1 C1, R2 में एलिमेंट क्या है, A2 B2 C3, R3 में दोबारा एलिमेंट क्या आ गए, A1 B1 C1। इट मींस जो R1 के एलिमेंट्स थे वही R3 में एलिमेंट्स है। मतलब जो पंक्ति 1 में अवयव थे वही पंक्ति 3 में अवयव है, हाँ कि ना। इट मींस एलिमेंट्स, डायरेक्ट लिख दे, एलिमेंट्स इन R1 बराबर एलिमेंट्स इन R3। मतलब जो अवयव रो 1 में है वही अवयव किस में है, रो 3 में। इट मींस इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0।
या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, x y z p q p r z r। ऐसा है, ध्यान दीजिए जो C1 है मतलब कॉलम नंबर 1 है वो क्या है, XPR। कॉलम नंबर 3 क्या है, XPR। तो यहां पे क्या हुआ, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि सेम हो जाते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉलम नंबर 1 कॉलम 3 के सेम हो गया, तो इस कंडीशन में भी आंसर क्या जाएगा, 0। तो बेसिकली आज हमने टोटल 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सारणिक की सभी पंक्तियों अथवा सभी स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सारणिक की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। इफ ऑल रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। सेकंड बोलता था कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के बारे में कि सारणिक की कोई भी दो पंक्ति अथवा कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक की वैल्यू होती है उसके आगे माइनस का साइन आ जाता है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट थर्ड था सारणिक की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ अगर समान है तो सारणिक की वैल्यू कैसी होगी, 0। व्हेन टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट व्हेन टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये हमने बेसिक 3 प्रॉपर्टी आज पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन अब इससे पहले इनके एक दो क्वेश्चन है अच्छे इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड मेरे पास, वो हम कर लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, 3 प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ एफ एक्स बराबर then fx is option number 1 even function, odd function, ठीक है। थर्ड ऑप्शन can't say anything, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इवन फंक्शन को बोलते हैं हिंदी में समफलन, इसको बोलते हैं हिंदी में विषम फलन। नन ऑफ द अबव का मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन था एक कि जिसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3x3 का और बोला है हमसे डिटर्मिनेंट देके कि ये डिटर्मिनेंट समफलन है, विषम फलन है, कुछ नहीं कहा जा सकता या इनमें से कोई नहीं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी समफलन या विषम फलन का एक फंक्शन आता है तो हमें क्या करना होता है। ये 11th में हमें फंक्शन में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, यदि कोई फंक्शन है f ऑफ x, एक फंक्शन है f ऑफ x, यदि उसमें मैं x के स्थान पे क्या कर दूं, -x। क्या करते हैं, दोबारा सुनिए, एक फंक्शन है f ऑफ x, उसमें x के स्थान पे यदि मैं माइनस का x रख दूं और f ऑफ -x क्या, x के स्थान पे माइनस का रख दिया तो f ऑफ -x हो गया। यदि f ऑफ -x की वैल्यू f ऑफ x के बराबर आ गई तो उस कंडीशन में बोल दूंगा कि फलन कैसा है, समफलन, इवन फंक्शन। यदि ऐसा हो जाए f ऑफ -x बराबर माइनस का f ऑफ x आ जाए तो उस कंडीशन में बोल दूंगा कि ये कैसे हैं, विषम फलन, ओड फंक्शन। क्लियर है यहां तक। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्लास 11th का फंक्शन का एक कंसेप्ट काम आया, वो था इवन ओड का कंसेप्ट। वो क्या बोलता था, यदि कोई फंक्शन है f ऑफ x
यदि उसमें मैं x के स्थान पे -x पुट कर दूं और f ऑफ -x की वैल्यू पुराने दिए हुए फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए, इट मीन f ऑफ x के बराबर आ जाए, तो दिया गया फंक्शन f ऑफ x कैसा होगा? सम फलन, इवन फंक्शन। और यदि f ऑफ x बराबर माइनस का f ऑफ x आ जाए तो वो कैसा होगा? ओड फंक्शन, मतलब विषम फलन। ठीक है, तो अब हमें इसको देखना है। अब f ऑफ x ये है तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा? सोचो जरा, f ऑफ -x करता हूं मैं, तो x की जगह क्या कर दूंगा? माइनस रख दूंगा, x की जगह -x पुट करना है, करते जाओ, a की पावर -x, tan स्क्वायर ऑफ -x, tan स्क्वायर x का मतलब क्या है? 10x का होल स्क्वायर, और tan ऑफ -x का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। अरे हाँ कि ना? a की पावर -x, तो a की पावर माइनस x की जगह रखोगे माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस, इट मींस a की पावर x ही आएगा। यहां रखें a की पावर 3x, तो a की पावर 3 इंटू माइनस का x क्या हो जाएगा? a की पावर माइनस का 3x। कोस ऑफ -x, कोस x कैसा होता है? इवन फंक्शन। कोस ऑफ -x हमेशा होता है कोस x, पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये हो जाएगा कोस x। अब यहां क्या हो जाएगा? a की पावर -3 इंटू -x, मतलब a की पावर 3x। यहां रखेंगे तो x की जगह -x, तो आ जाएगा a की पावर -5x। मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, तो ये हमेशा कैसे देगा? सेम वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस ऑफ x। और ये कैसा देगा? a की पावर -5 ऑफ -x, मतलब a की पावर 5x। अरे हाँ कि ना? चलिए अब ध्यान दो, अगर मैं f ऑफ x और f ऑफ -x की तुलना करूं, कंपैरिजन करूं, तो ध्यान दो, ये जो C1 है, मतलब कॉलम नंबर 1 है, वो इसका क्या है? कॉलम नंबर 3, और पहले वाले का जो कॉलम नंबर 3 था वो इसका कॉलम नंबर 1 है। हाँ कि ना? तो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 2 में, यदि सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ को आपस में चेंज कर दिया जाए तो सारणिक की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने ये पढ़ा। तो ध्यान दो, यदि मैं इसमें ऐसा कर दूं, C1 को इंटरचेंज कर दूं C3 से बाय प्रॉपर्टी नंबर 2, C1 को रिप्लेस कर दिया C3 से बाय प्रॉपर्टी नंबर 2, तो हमारे पास f ऑफ -x क्या आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो a की पावर x, a की पावर 3x, a की पावर 5x, ये सेम रहेगा tan स्क्वायर x cos x mod x, a की पावर -x, a की पावर -3x, a की पावर माइनस का 5x। लेकिन हमने क्या किया? सारणिक की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को प्रॉपर्टी नंबर 2 से आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर किसका साइन आता है? माइनस का साइन। तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, मतलब बेसिकली ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया? -1 से। अरे हाँ कि ना? और ये चीज क्या है? देखो f ऑफ x, इट मींस हमारे पास क्या आ गया? f ऑफ -x बराबर माइनस का f ऑफ x। और ऐसी कंडीशन होती है तो दिया हुआ फंक्शन कैसा होता है? ओड फंक्शन। तो क्या लिख लेंगे? गिवन फंक्शन इज ओड फंक्शन, मतलब कैसा फंक्शन है? दिया गया फलन एक प्रकार का विषम फलन है। आंसर हो जाएगा ओड फंक्शन। क्लियर है? देखिए, ओड फंक्शन इवन फंक्शन का कंसेप्ट 11th क्लास में फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जब भी ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो आप वहां जाके प्रॉपर अच्छे से इसे देख सकते हैं। ठीक है, हमारे काम का इस क्वेश्चन में इतना था तो मैंने आपको इतना सा बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अब एक और 11th का कंसेप्ट में इसमें मिक्स करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, देखते कितनों को याद है। क्वेश्चन है, इफ z is a complex number and z बराबर
ठीक है, क्या है, यदि z एक सम्मिश्र संख्या है एवं z बराबर ये है, ठीक है, तो हमें निकालना है देन z इज, नंबर 1 ऑप्शन है विशुद्ध वास्तविक संख्या, दूसरा ऑप्शन है विशुद्ध काल्पनिक संख्या, थर्ड ऑप्शन है हमारा सम्मिश्र संख्या, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सम्मिश्र संख्या को बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोल देंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, सॉरी रियल नंबर, वास्तविक मतलब रियल, इसको बोल देंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो हमें क्या करना है, अगर एक हमें सम्मिश्र संख्या दी हुई है कि z है और z बराबर ये है, तो हमें देखना है कि z क्या होगा, प्योरली रियल नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। प्योरली रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, या कॉम्प्लेक्स नंबर, या नन ऑफ द अबोव। अब हमें इसके लिए क्या करना होता है, तो जब भी हमें ये देखना होता है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब मैं ये तो है नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल में अभी आपको पढ़ा दूं, हमको डिटर्मिनेंट पढ़ना है। डिटर्मिनेंट में एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जिससे हमें कॉम्प्लेक्स का भी रिवीजन हो रहा है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, उनके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो देखिए क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें बेसिकली z बार निकालना होता है। अब z बार क्या होता है, कुल मिला के आप इतना से समझिए, अगर a प्लस आयटा b है तो z बार में हो जाता है a माइनस आयटा b, ठीक है। तो इसका हम अगर z बार निकालें तो z बार क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयटा, यहां हो जाएगा 1 प्लस 2 आयटा, यहां हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 4 आयटा। ये क्या है, ये तो प्योरली रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होती है जिनमें a प्लस आयटा b की फॉर्म में होती है। अब देखो ये तो प्योरली रियल नंबर है, तो इनमें तो कोई चेंजेस आना ही नहीं है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो है, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 3 आयटा, यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयटा, यहां हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 आयटा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहां पे हमें देखना था कि जो z है वो क्या है, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने फटाफट से एक z बार निकाल लिया। अब ध्यान दो, ये जो r1 है और ये जो r3 है, यहां देखो एक बार ये देखते हैं, 2 प्लस 3 आयटा, 1 माइनस 2 आयटा, माइनस 3 प्लस 4 आयटा। इट मीन्स रो 3 देखो इसकी, और उसकी रो 1 देखो, 2 प्लस 3 आयटा, 1 माइनस 2 आयटा, माइनस 3 प्लस 4 आयटा। अब ये देखो एक बार, 2 माइनस 3 आयटा, 1 प्लस 2 आयटा, माइनस 3 माइनस 4 आयटा। इट मीन्स जो z बार हमने बनाया वो बेसिकली इसके किससे निकला, अगर इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया, r1 को रिप्लेस किया r3 से, तभी ये बना होगा, ठीक है। इट मीन्स जो z बार है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं या रिप्लेस कर दूं r1 को किससे, R3 से, बाय प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या हो जाएगा z बार, देखना, R3 को R1, R1 को R3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयटा, 1 माइनस 2 आयटा, माइनस 3 प्लस 4 आयटा, माइनस 2, 5, 10, 2 माइनस 3 आयटा, 1 प्लस 2 आयटा, माइनस 3 माइनस 4 आयटा। अब देखो, अब लेकिन हमें यह पता है कि जब भी हम प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाते हैं और किन्हीं भी दो पंक्तियों अथवा किन्हीं भी दो स्तंभों को आपस में प्रतिस्थापित किया जाता है, तो वो सारणी किससे मल्टीप्लाई हो जाता है,
-1 से, या माइनस उसके बाहर आ जाता है तो हमने माइनस लगा दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये बेसिकली z ही तो है, इट मींस माइनस और ये पूरा क्या हो गया z। तो हमारा जो z बार आया वो किसके बराबर आ गया, माइनस z के बराबर। तो ध्यान दो z बार बराबर माइनस z, therefore z is a purely इमेजिनरी नंबर। z कैसा होगा, विशुद्ध काल्पनिक। अगर आ जाता z बराबर z, तो z बराबर z आने पे क्या होता है, प्योरली रियल नंबर हो जाता है, विशुद्ध वास्तविक संख्या हो जाती। तो हमने ये प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी आज देखी, आगे की प्रॉपर्टी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के कंसेप्ट हम मिक्स करते रहेंगे आगे भी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज कोरोना से बच के रहिए, अपने परिवार का और खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।